औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए सर, हमने सो फार अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लास्ट टॉपिक खत्म किया था। और अब तक हमने क्या खत्म कर लिया? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, कैश बुक हो गया, बैंक रिकॉर्ड हो गया, बैड डेट हो गया, जनरल एंट्रीज हो गई। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर। ठीक है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपसे अगर बात करूं, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सिखाया था एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। सर अगर आपको ये याद है तो मुझे बताएं, थोड़ा बहुत कुछ याद है इसमें? यस या नो में बताएं, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती थी? सर मैंने ना आपको एलिमेंट्स को बताया था कुछ, मैंने इस तरह से, मैंने एक चीज आपको बताई थी, फिर मैंने उसमें बोला था, मैंने कहा यार एक ये होता है, मैंने आपसे कहा था सर या तो एसेट होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ याद है आपको एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? सबसे पहले मुझे ये बताएं। नहीं, हाँ सर, चलिए मैं बताता हूँ। सर मेरे पास या तो वो इनकम होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा। डन। सर या तो वो एसेट होगा, या तो वो लायबिलिटीज होगा, या तो वो कैपिटल होगा। यही पांच चीजें एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में आती है। डन। पहले मुझे ये चीज क्लियर करें। यस सर। सर वो कहता है ये जो इनकम और एक्सपेंस है ना, ये पार्ट है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसको मैं इनकम स्टेटमेंट भी कहता हूं। ठीक है सर। और सर वो ये कहता है कि जो हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं ना, वो कहलाती हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको मैं आसान अल्फाज में बैलेंस शीट कहता हूं। तो अब अगर कोई मुझे कहेगा कि इनकम और एक्सपेंस कहाँ आना चाहिए, तो मैं कहूंगा मेरी इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए। और अगर कोई मुझसे कहेगा कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल कहाँ आना चाहिए, तो वो आप कहेंगे कि यार वो आना चाहिए मेरी बैलेंस शीट में। डन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? डन। सर अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो मेरे पास ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मैं अगर बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो सर आम तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको मैं बैलेंस शीट बोलता हूँ। सर फिर आता है स्टेटमेंट, एक ये दोनों चीजें बनाते हैं हम। ठीक है, आमतौर पे यही दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी सोल ट्रेडर की। और भी चीजें होती हैं, वो कंपनीज में आती हैं, वो अभी फिलहाल आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, फिलहाल के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, फिलहाल आपने क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है। मैं अगर बात शुरू करना चाहूं इनकम स्टेटमेंट से, मैं बात शुरू करना चाहूं इनकम स्टेटमेंट से, तो मेरा सवाल है आपसे, इनकम की इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पेश आएगी? मेरा सवाल का जवाब दे सकते हैं आप? इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पेश आएगी?
हम बताएंगे इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पेश आएगी हमें? वाई डू वी नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट? नहीं सर, नो रिस्पॉन्स। देखिए मैं आपसे अगर ये पूछूं कि यार इनकम स्टेटमेंट मुझे बताएगी, नीड क्या है? देखिए मेरी बात सुने, मैं अगर इसकी यूजेस की बात करता हूँ सबसे पहले सारी चीजें छोड़ के, यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का यूज क्या है? सवाल। तो सर आप कहेंगे कि यार असेस करना, असेस इट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करना, डन। सर आप ये कर सकते हैं आइडेंटिफाई करना वीक एंड स्ट्रेंथ एरिया। सर कहाँ पर आप वीक हैं और कहाँ पर आप स्ट्रांग हैं? अच्छा एक और पॉइंट, वो कहता है हैव अ कंपैरिजन बिटवीन, हैव अ कंपैरिजन विद अदर बिजनेसेस और फॉर द प्रीवियस ईयर और द सेम बिजनेस। सर आप कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन या तो किसी दूसरे बिजनेस से होगा या पिछले साल से होगा सेम बिजनेस के लिए। डन है सर, यहां तक कोई परेशानी? हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है सही है। सर अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए मुझे एक बात बताएं, अब हम चलते हैं कोर कॉन्सेप्ट पर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास परचेजेस क्या होती हैं, अगर मेरा सवाल होगा भाई परचेजेस क्या होती हैं, तो आप कहेंगे परचेजेस आर दोज गुड्स विच बिजनेस बाइज विद द प्राइम इंटेंशन ऑफ सेलिंग। सर आपने जो चीज इस इंटेंशन से बाय की कि आपको बेचना है, तो वो क्या कहलाएगा? परचेजेस। सही है। सेल्स क्या होती है सर? आप जो आम तौर पे खरीदते हैं चीज को बेचने की नियत से, वो क्या कहलाती है? सेल्स कहलाती है। आम तौर पे जिस चीज को आप खरीदते हैं बेचने की नियत से, सर आप बेचने की नियत से मतलब, सर अगर आपकी बेचने की नियत नहीं है, सर आपकी रखने की नियत होगी। सर अगर आपकी रखने की नियत है तो वो परचेजेस नहीं कहलाएगी, फिर वो क्या कहलाएगी? कुछ और चीज कहलाएगी, वो परचेज और फिक्स एसेट कहला सकते हैं, ठीक है। परचेजेस वो होगी जिसमें प्राइम पर्पस होगा आपका सेल करना, ठीक है। सेल क्या होती है? सेल ऑफ दोज गुड्स, उन गुड्स को बेचना इन विच द बिजनेस, इन विच द बिजनेस नॉर्मली डील एंड विच वर बॉट विथ द
प्राइम इंटेंशन ऑफ रीसेल। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गौर से देखिएगा। आप मेरे साथ हैं? सर मैं एक एग्जांपल लेता हूं इम्तियाज सुपरमार्केट की। किसकी? सुपर मार्केट। सर देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। सर नॉर्मली इम्तियाज सुपरमार्केट एक चीज खरीदता है जिसको हम कहते हैं, वो जो कार्ट्स होते हैं ना, कार्ट्स जिसमें आप सामान भर कर लाते हैं, वो कार्ट्स खरीदता है। और सर उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अभी जहन में सिर्फ उसका नाम कार्ट्स ही आ रहा है, जिसको हम ट्रॉली बोलते हैं आमतौर पे। और सर इम्तियाज सुपरमार्केट एक और चीज खरीदता है जिसमें हम लेट से ले लेते हैं ग्रोसरीज। सर मुझे एक बात बताएं, इस ग्रोसरी पर उसकी इंटेंशन क्या होती है? रीसेल। तो सर जब ये परचेजेस करेगा तो वो परचेज कहलाएगा, परचेजेस एंड सेल होगा। याद रखें, याद रखें, अगर वो कार्ड्स खरीदेगा तो सर यहाँ पर कार्ड्स को खरीदना उसका पर्पस रीसेल नहीं है। यहाँ पर उसकी इंटेंशन क्या है? यहाँ पर उसकी इंटेंशन रीसेल करना नहीं है, बल्कि उसको एज यूज करना है। तो सर वो ये इसकी परचेजेस नहीं कहलाएगा। मतलब दो ये परचेजेस तो होंगी, लेकिन ये परचेजेस में नहीं आएगा, और ना ही अगर वो उसको बेचेगा तो वो बेचने में आएगा, बल्कि वो इनफैक्ट डिस्पोजल कराएगा फिक्स्ड एसेट का, अगर वो उसको एसेट ट्रेस कर रहा है। परचेजेस कहलाएगा और डिस्पोजल कहलाएगा वो फिक्स्ड एसेट। क्या ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? इम्तियाज दो चीजें खरीद रहा है। अगर इम्तियाज इंटेंशन ऑफ सेलिंग रीसेलिंग के तरीके से खरीद रहा है तो सर इंटेंशन ऑफ सेलिंग के पर्पज से खरीदा तो वो परचेजेस कहलाएगा, और अगर इंटेंशन टू रीसेल के पर्पज से खरीद रहा है तो वो सेल्स कहलाएगा। ठीक है, ये केस समझ में आया? एक स्टेप और आगे बढ़ो। चले सर, अब आगे बढ़ते हैं। देखें, अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं, देखें मेरी बात सुने। अगर गुड्स ऑफ $50 पर bought and sold for $, सर आपने एक सामान खरीदा। आपने क्या कहा? आपने कहा कि यार आपने क्या कहा? भाई मैंने कहा कि यार आपने सेल्स की। सेल कितने की सर? आपने सेल्स कर दी ₹70 की। आपने परचेजेस कितने की थी? सर आपने 50 का खरीद कर 70 का बेच दिया। आपको क्या हुआ? सर आपको ₹20 का प्रॉफिट हो गया। डन। और सर अगर मैं ये कहूं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट समझ रहे हैं हम यहाँ पर। अगर हम ये कहें कि गुड्स ऑफ 80 गुड्स ऑफ 80 वर बॉट एंड सोल्ड फॉर 50 या 60 कर लें। सर आपने 80 की परचेज की, सेल आपने की, सेल बेच दिया, परचेज किया ₹80 का, बेच दिया ₹60 में। तो सर आपको क्या हो गया? सेल्स की आपने ₹60 में, परचेजेस की थी आपने उसके अगेंस्ट ₹80 में। तो सर आपको ₹20 का लॉस हो गया। इज दैट क्लियर? सर यहां तक कोई परेशानी? नो। सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहा हूँ। देखें, अगर मैं ये कंक्लूड करूं कि परचेजेस
बाय नेचर क्या होती हैं, तो आप कहेंगे यार परचेजेस बाय नेचर एक एक्सपेंस होता है ना। सर अगर ये एक्सपेंस होता है तो जब ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और जब ये कम होगा तो क्रेडिट होगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुके। सर यहाँ पर आप लिख दें इंक्रीज, और यहाँ पर आप लिख दें डिक्रीज। सही है सर। सर सेल्स बाय नेचर आपकी क्या होती है, इनकम होती है। सर जब वो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और कम होगी तो डेबिट होगी। सर एक और एग्जांपल देता हूँ। सर अगर मैं ये कहूँ इंक्रीज इन इनकम मेरे पास क्या होती है, सर अगर इनकम मेरे पास बढ़ेगी तो मेरे पास क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। सर अगर मेरे पास इनकम डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन इनकम, अगर मेरी इनकम कम होगी तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा। अच्छा, अगर 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 मेरा इंक्रीज इन एक्सपेंस होगा, अगर मेरा इंक्रीज इन एक्सपेंस होगा और मेरा डिक्रीज इन एक्सपेंस होगा, अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो याद रखिएगा मेरा डिक्रीज होगा प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट। और अगर मेरा एक्सपेंस कम होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो मुझे एक बात बताएं, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। बढ़ जाऊँ एक स्टेप और आगे। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर देखिए मेरी बात, अब मैं आ रहा हूँ बहुत, अब मैं आ रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। तो मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, याद रखिएगा ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। एक सवाल बताया था, मैंने कहा था कि यार मिस्टर फहीम बॉट गुड्स ऑफ $500 ऑन क्रेडिट। सर मिस्टर फहीम ने गुड्स खरीदी 500 की ऑन क्रेडिट। सर अगर मैं ये कहूँ इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मुझे एक बात बताएं। आपको तो जर्नल एंट्री पता थी, बता सकते हैं जर्नल एंट्री जल्दी से लिख के, मैं आप इंतजार करूंगा इसको एटलीस्ट इसको सुनने के लिए कि इसकी क्या एंट्री बनाएंगे आप।
सर देखिए, हमने जो सीखी थी ना इसकी जनरल एंट्री, वो ये सीखी थी कि आप कहते थे परचेजेस डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, ट्रेड पेबल। तो सर हमने यही सीखा था कि परचेजेस हमारे पास डेबिट होंगी 500 से, और ट्रेड पेबल क्रेडिट होगा 500 से, सही है? ऐसा ही है ना? ठीक है, ये तो इम्पैक्ट हो गया। अब समझिएगा गौर से, समझिएगा गौर से। ये इम्पैक्ट हो गया मेरे पास, डायरेक्ट पीएनएल में चला गया। मैंने इस इम्पैक्ट को डायरेक्ट कहाँ पर डाल दिया, गौर से समझिएगा। मैंने ये इम्पैक्ट डायरेक्ट पीएनएल में डाल दिया। देखें, केस ये भी तो हो सकता है ना कि ये सेल ही नहीं हुई हो, सही है? सर देखिए, मुझे इसको अगर बैलेंस शीट में दिखाना है, देखें असल में एंट्री बनती क्या है। पहले हमने आसान सा तरीका सीखा था। पहले एंट्री बनती क्या है? देखिए सर, सबसे पहले मैं कहता हूँ इन्वेंट्री को मैं करता हूँ डेबिट। असल में काम ये होता है 500। सर मेरे पास ट्रेड पेबल क्रेडिट 500 से Done? और सर जब मैं इसको सेल करता हूँ, तो मैं एक एंट्री बनाता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 500 से, और मैं ये इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देता हूँ 500 से। सर मैं ये अप्रोच लेकर चल सकता हूँ, लेकिन इसमें एक मसला है। सर इस अप्रोच में एक मसला है कि इस अप्रोच में डायरेक्ट इन्वेंट्री खत्म नहीं हो जाएगी। इन्वेंट्री खत्म हो रही है ना? सर सोचे ना इसको, इसमें अगर इन्वेंट्री बच गई तो फिर क्या होगा? तो सर ये एक अप्रोच हो गई मेरे पास। सर मेरे पास दूसरी अप्रोच कौन सी होती है, जो कि हमने अभी सीखी, जिसका ताल्लुक ये वाला है। एक अप्रोच ये है कि हम इसमें इन्वेंट्री को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट, और जब हम इसको सेल करेंगे तो हम इसको पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना देंगे। सर ये आपने नया वर्ड लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर क्या होती है, जरा 2 मिनट रुकिएगा। आप इसमें अगर इसको परचेजेस भी बना दें तो कोई मसला नहीं है, परचेजेस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, वैसे इसका काम ये होता है कि ये इन्वेंट्री डेबिट होगी और ट्रेड पेबल क्रेडिट होता है। ठीक है, कोई परेशानी? कोई परेशानी, मसला, टेंशन? मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करवा के फिर इसको एक बड़े कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दूंगा। ठीक है सर, अब मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। देखिए याद रखें, अगर मैं कहूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो सर ये मेरे पास, मैं ये कह रहा था कि यार ये जो है ना, देखिए याद रखें, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, इस ये किसको इनकॉर्पोरेट करके बनती है? सर ये एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को इनकॉर्पोरेट करके बनती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर आपने? सर मैंने आपको बताया था कि इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। डन? सही है, दे हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। तो सर मैं जो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बनाता हूँ ना, तो वो मैं एक स्पेसिफाइड डेट पर बनाता हूँ। ठीक है, ये मैं स्पेसिफाइड डेट पर बनाता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ एट स्पेसिफाइड डेट। एट ए स्पेसिफाइड डेट मैं क्या कहता हूँ इसको? एट अ स्पेसिफाइड डेट। मैं ये कह सकता हूँ इसको, यार ये एज एट पर बन सकती है, राइट? 31 दिसंबर, लेट से 2024 पर, या लेट से 2025 पर। डन हो गई बात? ये केस समझ में आता है जो मैंने समझाया?
सर फिर अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि यार ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस बनता है दो चीजों से, या तो इनकम से, या तो एक्सपेंसेस से। डन। सर क्या इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। सही है, मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। या ना इसमें ओपनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ना इसमें क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो सर ये क्या बनती है? सर ये बनती है, इनकम एक्सपेंसेस बनते हैं एक पीरियड के, ठीक है, एक 12 मंथ पीरियड के, वो एक डेट पर बनते हैं, ये एक पीरियड के बनते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कब की बनती है सर? प्रॉफिट एंड लॉस बनती है एक पीरियड की। सर ये पीरियड 12 मंथ का हो सकता है, ठीक है, आमतौर पे 12 महीनों का पीरियड होता है, यानी कि 1 साल होता है, 12 मंथ पीरियड होता है। इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर द ईयर एंडेड बनाता हूँ मैं इसको। द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, लेट से 24 और 25, वट एवर द केसेस। सर क्या ये बात समझ आती है? प्लीज मुझे बता दें। यहां तक अगर परेशानी नहीं है तो मैं आपसे कहता हूँ क्लियर हो गई बात। सर देखिए, अब मैं आपको ना एक मैकेनिज्म सिखाता हूँ, समझिएगा, एक एग्जांपल है, समझिएगा। ठीक है सर, आपके पास ना आम तौर पे इन्वेंट्री होती कैसे है? सोचिएगा, गौर से सोचिएगा। सर अगर मैं इम्तियाज स्टोर की बात करूं, क्या इम्तियाज स्टोर 1 जनवरी 2026, अभी जो दिन गुजरा, इस दिन क्या अब खाली हो गया था? बिल्कुल जीरो, सब कुछ एंड था, खत्म हो गया था इम्तियाज स्टोर पे? यस या नो में जवाब दें। क्या 1 जनवरी 26 को इम्तियाज स्टोर पे सब कुछ खत्म हो गया था? नहीं सर, चीजें बाकी थी, सब कुछ था। तो सर लेट से अगर मैं अज्यूम कराऊं कि 5 लाख यूनिट्स की उसके पास इन्वेंट्री 1 जनवरी 26 को रखी हुई थी, ये इन्वेंट्री क्या कहलाएगी मेरे पास? सर ये इन्वेंट्री कहलाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री कहलाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब सर ये इन्वेंट्री का बैलेंस मेरे पास साल के शुरू में रखा हुआ होगा। इज दैट क्लियर? सर फिर आपने सेल्स की, सर आपने 2 लाख यूनिट बेच दिए एक दफा। सर आपने सेल्स के एक और यूनिट बेचे, 3 लाख यूनिट्स एक दफा। और सर आ, आपने 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 परचेजेस कर दी कुछ 4 लाख की एक दफा। सर ये पूरे साल की मूवमेंट है, ठीक है। सर ये पूरे साल की मूवमेंट आपने जब करी तो आपके पास ना कुछ स्टॉक बच गया, कुछ स्टॉक बच गया। 5 लाख प्लस 4 लाख, 9 लाख।
-5 और ये 4 लाख का मेरे पास 31 दिसंबर को अजम्पशन में ये ले रहा हूँ 2026 को ये स्टॉक बचाकर मैं बैठ गया। तो सर मैं इस स्टॉक को क्या बोलूंगा, मुझे बताएं। सर मैं इसको बोलूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री बोले आप, ये स्टॉक बोले, जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो बोल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का ताल्लुक क्या है? इसका ताल्लुक क्या है? सर आपके गुड से इसका ताल्लुक है? हाँ सर बिल्कुल है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। सर बिल्कुल है। देखिए मेरी बात को याद रखें, अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सर आपने पूरे साल में जो कुछ खरीदा, जो कुछ खरीदा, क्या वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? मेरा सवाल आपसे। आपने पूरे साल में जो कुछ खरीदा, जो कुछ आपने परचेजेस की, क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? यस सर, ये कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। सर क्या आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, सर, हाँ, अब इस साल वो भी बिक गई, तो सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री भी कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए। लेकिन सर जो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री बचाकर बैठ गए, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट, बोले भाई, बनेगी नहीं बनेगी? सर ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। इज दैट क्लियर? ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, इस चीज को समझना है। सर रीजन क्या है, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सर ये बिक गई, ये बाकी नहीं है। अगर ये बाकी होती तो ये कॉस्ट का पार्ट बनती। अगर ये बाकी होती तो ये कॉस्ट का पार्ट बनती, लेकिन ये बाकी नहीं है, सिंस ये कॉस्ट का पार्ट, इसलिए नहीं बन पाएगी। इज दैट क्लियर? प्लीज मुझे बताएं। सर डन है। चलिए सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम। चले जी। यार देखें, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मुझे एक बात बताएं। इन्वेंट्री, स्टॉक स्टॉक या इन्वेंट्री कब बढ़ेगा? इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्लैश स्टॉक्स, सिचुएशंस और इवेंट्स। सर कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी या कौन से ऐसे इवेंट होंगे जिस पर आपके पास स्टॉक या इन्वेंट्री आपकी बढ़ेगी? देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर तो आप गुड्स को परचेज करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स करेंगे तो आपके पास बढ़ेगा, या फिर आप सेल्स रिटर्न करेंगे, जिसको मैं कहता हूँ रिटर्न इनवर्ट्स। सर अगर आपका बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा, या तो तब, या तो फिर आप परचेजेस करेंगे जब आपकी स्टॉक या इन्वेंट्री बढ़ेगी। ठीक है सर। अब सवाल है कि यार ये बेचा हुआ माल क्यों वापस आएगा, रिटर्न इनवर्ट्स क्यों होगा? सर क्योंकि अगर आपने फॉल्टी गुड्स सप्लाई कर दिए, सर या तो आपने एक्सेस गुड्स सप्लाई कर दिए, EXCE, एक्सेस गुड सप्लाई कर दिए, या तो आपने रॉन्गली डिलीवर कर दिया। सर या तो आपके गुड्स एक्सपायर्ड थे, या तो आपके गुड्स एक्सपायर्ड थे, या तो आपके गुड्स लो क्वालिटी थे, है ना? या तो आपने लो क्वालिटी गुड सप्लाई कर दिए। सर इन सारे रीजंस की वजह से हो सकता है आपकी इन्वेंट्री जो है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब हो जाए।
या स्टॉक या इन्वेंट्री बढ़ जाए। सर, डिक्रीज इन इन्वेंट्री या स्टॉक क्यों होगा? डिक्रीज इन इन्वेंट्री या स्टॉक, सर ये कब होगा? सर जब आप सेल ऑफ गुड्स करेंगे। सेल ऑफ गुड्स, अगर आप सामान बेच देंगे तो आपके पास डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो जाएगा। या तो फिर सर आप सामान को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड्स। उसको आप परचेज रिटर्न कहते हैं, हम भी परचेज रिटर्न कह लेते हैं इसको। परचेज रिटर्न, जिसको मैं रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहता हूँ। सर इसका रीजन क्या होगा? सर इसका रीजन सेम ही होगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया। डन है सर। तो मैंने कुछ चीजें डिस्कस कर ली कि किस वजह से इन्वेंट्री बढ़ती है, किस वजह से इन्वेंट्री कम होती है। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, सेम रीजन। सर क्लियर? सर ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आप जाहिर है बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक के हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा हमें चीजों को कोप अप करने में। डन है। अभी हम कहाँ तक पहुंच गए सर? अभी हम पहुंच गए कि हमने बेसिक की क्लास ले ली। कल हम शुरू करेंगे इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, और फिर हम इसको आगे फर्दर लेकर जाएंगे कि हम कैरेज इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स वगैरह वो सारी चीजें देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी